स्वागत दोस्तों, इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट को बताएंगे, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर नेता प्रतिपक्ष के पोस्ट को लेकर स्पीकर के फैसले पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर एक ऐसा सवाल पूछा है स्पीकर से दोस्तों की कोई जवाब नहीं है स्पीकर के पास, और किस तरीके की हुई है भीषण चर्चा दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को सुनने के बाद ही फैसला लेंगे स्पीकर, यानी दिल्ली के अंदर भी बागी नेताओं की दाल नहीं गल रही है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना यूबीटी में बड़ी फूट के बाद क्या समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही है लहर, क्या समाजवादी पार्टी टूटेगी, बताएंगे। एक मंत्री के दावे को लेकर चर्चाएं तेज है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के पोस्ट पर बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को बीजेपी के स्पीकर यानी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष ने नियुक्त किया है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस जैसे ही सत्ता से बाहर हो गई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच का संघर्ष सबके सामने एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आया है। खासकर विधानसभा के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर दी गई दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के 80 सांसद जीत कर आए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष बनाए गए थे, शोभन देव चट्टोपाध्याय जो वरिष्ठ विधायक और बालीगंज के विधायक है, इसकी जानकारी स्पीकर को दी गई दोस्तों। जब स्पीकर से बोला गया कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, आप इस पर मोहर लगाइए, तो स्पीकर मामले पर आनाकानी करने लगे दोस्तों। इसके अगले दिन ही ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी ने विद्रोह करने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया दोस्तों। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी और एक और विधायक चले जाते हैं स्पीकर के पास और कहते हैं कि जो बीते दिन नेता विपक्ष के पोस्ट के लिए शोभन देव चट्टोपाध्याय को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था और विधायकों के सिग्नेचर कराए गए थे, दस्तखत कराए गए थे, उसमें हमारे दस्तखत फर्जी तरीके से कराए गए हैं। इसके बाद स्पीकर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाजपा के नेता की तरह बर्ताव करने लगे दोस्तों, और अपने आप को ही कोर्ट घोषित कर दिया स्पीकर ने। और इसके बाद 2 दिन के बाद स्पीकर को एक और प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की जाती है दोस्तों। और स्पीकर ने पुराने प्रस्ताव यानी जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने का, उस पर कोई फैसला नहीं लिया, जबकि ऋतव्रत बनर्जी को अगला नेता विपक्ष बना दिया दोस्तों। एक तरीके से स्पीकर बीजेपी के नेता की तरफ बर्ताव कर रहे थे, यानी रतिंद्र बोस ने एक स्पीकर की तरह नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बर्ताव करते हुए तृणमूल कांग्रेस को कमजोर किया दोस्तों। और ये मामला अब जब हाईकोर्ट पहुंचा है, तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीकर से कुछ ऐसे सवाल पूछे दोस्तों जिसका कोई जवाब स्पीकर के पास नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आपको तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव दिया कि हमारी तरफ से नेता विपक्ष तय करिए, और आपको यह प्रस्ताव दिया गया, तो आपने इस प्रस्ताव पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया। यानी शोभन देव चट्टोपाध्याय को पहले ही नेता विपक्ष बनाने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने इस पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। और आगे उनसे सवाल पूछा गया स्पीकर से कि अगर कोई विधायक आकर आपसे ये बोल दे कि उनके दस्तखत गलत तरीके से कराए गए हैं, तो क्या आप बिना जांच पड़ताल के यानी दूसरे को बोलने का मौका दिए बिना जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसकी बात को मान जाएंगे, क्योंकि आपने मान लिया तभी तो शोभन देव चट्टोपाध्याय को आपने नेता विपक्ष नहीं बनाया। और भी सवाल पूछा गया है कि कौन सा कानून ऐसा कहता है कि स्पीकर के पास इतनी पावर है कि वो तय करेगा कि किसको नेता विपक्ष बनाया जाए, किसको नेता विपक्ष नहीं बनाया जाए। जो तीसरा सवाल था दोस्तों वो ये कि जो ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने नेता विपक्ष घोषित किया यानी लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित किया, तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऋतव्रत बनर्जी के लिए कौन सी पार्टी ने आपको प्रस्ताव दिया था कि इनको नेता विपक्ष बनाइए, क्योंकि एक पार्टी की मान्यता के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नेता विपक्ष बनाया जाता है। तो तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी के कंट्रोल में है, यानी पार्टी तो ममता बनर्जी के कंट्रोल में है, तो फिर आपको किसने ये बोला कि ऋतव्रत बनर्जी को अगला नेता विपक्ष बना दीजिए। तो इसका कोई जवाब स्पीकर के पास नहीं था दोस्तों। इसके बाद अब कुछ और टाइम दिया गया है स्पीकर को जवाब देने के लिए। बुरी तरीके से स्पीकर यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता रतिंद्र बोस फंस चुका है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कहने को कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है दोस्तों, लेकिन जब तक पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता यानी कोर्ट से भी आदेश नहीं आ जाता, तब तक ये कह पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े विवाद को लेकर लोकसभा स्पीकर ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है दोस्तों। जो जानकारी है वो ये कि सूत्रों के अनुसार स्पीकर ओम बिरला बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कारण ये है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया है, यानी किसी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया, बल्कि विधायक दल के नेता की तरफ से प्रस्ताव आया है दोस्तों। ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से मिलने का टाइम मांगा और ओम बिरला देख रहे हैं कि कैसे बंगाल का स्पीकर बुरी तरीके से फंस गया है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को मिलने का टाइम स्पीकर ने दिया है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर का मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का मैं मौका दूंगा। इसी वजह से अभिषेक बनर्जी को जवाब देने और अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए 19 जून को मौका दिया गया है। स्पीकर के ऑफिस ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा और उनको कहा कि आप 19 जून को आइए और स्पीकर के सामने अपनी बातें रखिए। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इन दिनों लगातार सीबीआई और ईडी के चक्कर में पड़े हुए
हुए हैं दोस्तों, यानी बार बार उनको कोई सीआईडी वाला बुला लेता है, कभी सीबीआई वाला, कभी ईडी वाला बुला लेता है, तो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और पार्टी इसी बीच तोड़ी जा रही है जानबूझकर, ताकि अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी को कंट्रोल ना कर पाए दोस्तों। यानी दो दो तीन तीन चार चार मोर्चा खुले गए हैं ताकि अभिषेक बनर्जी का दिमाग डाइवर्ट किया जाए। और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि स्पीकर ने टाइम दिया है तो अभिषेक बनर्जी पूरी रिपोर्ट के साथ पहुंचेंगे। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले तृणमूल कांग्रेस के टूटने की खबरें लगातार मीडिया में चर्चा में चल रही थी दोस्तों, और इसके बाद अलग अलग तरीके के ग्रुप बन गए हैं। हालांकि ग्रुप पूरी तरीके से एकजुट और जब तक कोर्ट का निर्णय सामने नहीं आ जाता तब तक तो मामला फंसा ही हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी टूट के कगार पर पहुंच गए हैं और 6 के 6 सांसदों को चार्टर प्लेन से दिल्ली ले जाया गया है। खुद ये जानकारी संजय राउत ने दी है और उन्होंने बताया है कि 15-15 करोड़ रुपए में ये डील की गई है। इस डील के अंतर्गत 2/3 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को तोड़ा जा रहा है और इसके लिए दिल्ली में अमित शाह के साथ भी बातचीत चल रही है और डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वे सारा इस काम में लगे पड़े हैं दोस्तों। ऐसे में इन दो पार्टियों के टूटने के बाद अब समाजवादी पार्टी के टूटने का दावा कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में भी बड़ी फूट पड़ेगी। राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि सपा के नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कथित पत्र के अंदर समाजवादी पार्टी में फूट को लेकर पूरे समीकरण तैयार कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट पड़ेगी और राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र सौंपा है। उन्होंने पिछले मामलों की जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि सपा पर दबाव बढ़ रहा है। राजभर ने कहा कि खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट का मास्टरमाइंड कौन है यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जैसे जैसे सिकंजा कस रहा है सपा की चिंता बढ़ती जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि स्थिति केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, समूची सपा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी हुई है। राजभर उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल सुभाषपा के प्रमुख है दोस्तों, और समाजवादी पार्टी ने फिलहाल उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टूट का दावा राजभर कर रहे हैं और ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहे। इसीलिए तो बीजेपी इनको साथ में लेकर आई है दोस्तों। इनका एकमात्र लक्ष्य है समाजवादी पार्टी को टारगेट करना। साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति जारी की है दोस्तों। यानी इस बाबत कांग्रेस पार्टी की ओर से पत्र जारी किया गया है। इस नियुक्ति को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले सुझाव के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। जारी पत्र के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं से मिली सिफारिशों के आधार पर हरियाणा के लिए एआईसीसी प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ चर्चा के बाद जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने के लिए ब्लॉक कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है। लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रभाव क्षेत्र के अंदर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। खासकर पार्टी के जो नए नियुक्तियां हो रही है और सारे नए नियुक्ति वाले नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका निभाएंगे और इसीलिए पार्टी हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव कर रही है, क्योंकि जो पुराने नेता हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है दोस्तों और बड़े बड़े पोस्ट पर है तो उनको काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। और इसके बाद जब जीत जाते हैं तो पार्टी बदल लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को आगे कर रही है, ऐसे युवाओं को आगे कर रही है जो लंबे समय की राजनीति करेंगे। और जब कोई व्यक्ति लंबे समय की राजनीति करता है तो फिर वो विचारधारा के प्रति समर्पित रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर यह विस्तार किया गया है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि देश के अंदर चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। अगर पार्टी का सिंबल आपको पार्लियामेंट के अंदर जिताकर भेजता है तो आप पार्टी के सिंबल से कैसे अलग हो सकते हैं और कैसे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया का कोई सिद्धांत और संविधान का कोई भी नियम इस बात की मंजूरी नहीं देता। ये साफ तौर पर इमोरल है यानी अनैतिक है, इलीगल है यानी गैर कानूनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी गैर संवैधानिक है। इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट के अंदर चर्चा होगी दोस्तों और उन्होंने कहा है कि कोर्ट में इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत